नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे जो हमारी राजनीति विज्ञान वाली बुक है, उसका अध्याय 3 हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है। और हमारा जो भारत है एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का शासन। ठीक है। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं संसद के बारे में और यहाँ पर जो भी कानून व्यवस्था है उसके बारे में। ठीक है। देखिए, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, लोग और उनके प्रतिनिधि, संसद की क्या भूमिका होती है और संसद में कौन लोग होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो हमें भारतीय होने पर गर्व है। ठीक है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। देखिए, जो हमारा भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है। भारत से ही अलग करके पाकिस्तान बनाया था। ठीक है। भारतीय जनता ने आज़ादी के लिए एक लंबा और मुश्किल संघर्ष किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो जो कांग्रेस है उसकी स्थापना 1885 में हुई थी और बम्बई में हुई थी ये स्थापना। और कांग्रेस ने कहा था कि जो विधायिका है उसमें निर्वाचित सदस्य यानी जिनको हम चुनकर भेजते हैं वो सदस्य होने चाहिए और बजट पर चर्चा करना एवं प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। ठीक है। तो 1909 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसमें जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनको मंजूरी दे दी थी। औपनिवेशिक शासन के कठोर अनुभव और स्वतंत्रता के संघर्ष में विभिन्न लोगों की भागीदारी ने राष्ट्रवादियों को यह विश्वास दिलाया कि स्वतंत्र भारत में सभी व्यक्ति निर्णय लेने में भाग लेने में सक्षम होंगे। ठीक है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान के बाद स्वतंत्रता संग्राम के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को निर्धारित किया गया, अर्थात देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने वर्ष का व्यक्ति वोट दे सकता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है, सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। लोग और उनके प्रतिनिधि, जनता का निर्णय जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और उसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। संसद जो सभी प्रतिनिधियों से मिलकर बनी है, सरकार को नियंत्रित और निर्देशित करती है। ठीक है। संसद में जो प्रतिनिधि हम चुनकर भेजते हैं वो जाते हैं और वहाँ पर सरकार को नियंत्रित करते हैं और दिशा निर्देश करते हैं। संसद की भूमिका, देश कई निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है और इनमें से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र संसद के लिए एक व्यक्ति का चुनाव करता है। तो देश का जो है हमारा वो बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है और एक क्षेत्र से एक व्यक्ति निर्वाचित होकर के आता है। एक बार चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद बन जाते हैं। ये सांसद मिलकर ही संसद बनाते हैं। जिन प्रतिनिधियों को हम चुन करके वोट दे करके जिता करके संसद में भेजते हैं वही कौन होते हैं, सांसद। इस संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा आमतौर पर हर 5 साल में एक बार चुनी जाती है। गठन के बाद संसद को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता होती है। देखिए, जो लोकसभा होती है इसका जो समय होता है आमतौर पर 5 साल का होता है, लेकिन इसको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा लोगों का सदन है। ठीक है। और इसको निम्न सदन भी कहा जाता है और इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। तो गठन के बाद संसद को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो संसद क्या क्या कार्य करती है जब इसका निर्माण हो जाता है, तो राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना,
और जानकारी देना और कानून बनाना, ये सब संसद के कार्य हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। देखिए, जो संसद होती है वो संसद के 2 सदन और राष्ट्रपति, इनको मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। संसद जब मानी जाएगी, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन होंगे और राष्ट्रपति भी होगा, क्योंकि कोई भी विधेयक होगा यहाँ से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा, तब जाकर के कोई विधेयक कानून बनता है। तो इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। इस संसद के 2 सदन हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो भारतीय संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनती है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा। लोकसभा में सरकार बनाने के लिए किसी राजनीतिक दल के पास निर्वाचित सांसदों का बहुमत होना चाहिए। जो सांसद चुनकर आते हैं उनका बहुमत होगा, तभी जाकर के वहाँ सरकार बनती है। लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास 272 सदस्य होने चाहिए। ठीक है। देखिए, पहले लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे जो एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन इसको हटा दिया गया है। अब लोकसभा में राष्ट्रपति कोई एंग्लो इंडियन को निर्वाचित नहीं करता है, तो 543 सदस्य होते हैं। ठीक है। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। ठीक है। जो सरकार का विरोध करते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, और वो सब कौन होते हैं? विपक्षी दल। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में कौन होता है? सत्ताधारी, जिसकी सरकार है, तो सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में हमारा जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है उसका नाम लिखकर बताएंगे कि कौन प्रधानमंत्री है और किस पार्टी का है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। जो प्रधानमंत्री होता है वो अपने सांसदों में से कुछ मंत्रियों को चुनता है। ठीक है। ये जो मंत्री चुनता है, ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त आदि सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। राज्यसभा। जो राज्यसभा है वो देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। ठीक है। तो कानून बनाने का प्रस्ताव पहले लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। ठीक है। किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और जरूरत लगने पर उसमें संशोधन भी करता है। जो राज्यसभा है, लोकसभा के द्वारा कोई भी कानून पर पारित किया जाता है, कोई भी विधेयक, तो उसके कानूनों पर वो समीक्षा कर सकती है, देख सकती है वो सही है या गलत है। ठीक है। और ज़रूरत लगने पर उसमें कुछ सुधार कर सकती है, यानी संशोधन कर सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। देखिए, जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ऐसे ही राज्यों में विधानसभा होती है। ठीक है। तो वहाँ पर जो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो 233 होते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में योगदान दिया है। उनमें से किसी व्यक्ति को वो नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति।
ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो कितने हैं? 12। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। संसद सत्र प्रश्नकाल से शुरू होता है। जो संसद का सत्र शुरू होता है प्रश्नकाल से शुरू होता है, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल के माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न पूछ करके जो सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जनसमर्थन जुटाते हैं। वित्त से संबंधित सभी मामलों में सरकार के लिए संसद की मंजूरी महत्वपूर्ण है। लोगों के प्रतिनिधि, जिनको हम जनप्रतिनिधि भी बोल सकते हैं, तो लोगों के प्रतिनिधि के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में कौन लोग होते हैं? तो संसद में कौन कौन होते हैं? संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग होते हैं। ग्रामीण सदस्य भी होते हैं, इनके साथ साथ क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी होते हैं। दलित और पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। समाज के ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्ग को उचित लाभ देने के लिए संसद में अनुसूचित जनजातियों यानी एससी और अनुसूचित जातियों एससी के लिए कुछ सीटें आरक्षित है, यानी रिजर्वेशन है। ऐसा इसलिए किया गया है कि संसद में दलित वर्ग की भी हिस्सेदारी हो सके। ठीक है, तो हमारा चैप्टर था छोटा सा और ये हो गया कंप्लीट। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू बच्चों।